नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या मंडे को बजाज फिनसर्व में लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करनी चाहिए? तो एक बार स्टॉक के चार्ट पर नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे 11,000 के लेवल से एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिली है। कंटिन्यूसली स्टॉक हमें भागता हुआ नजर आया, कोई मेजर गिरावट आपको देखने को नहीं मिली है। मेजर मतलब मुश्किल से मैं 8-10% की बात कर रहा हूं। आपको 8-10% की गिरावट बीच में कहीं पर देखने को नहीं मिली और ये स्टॉक आपको 11,000 से 17,000 तक जाता हुआ नजर आया। अब इस रेजिस्टेंस पे ये पहली बार यहां पर ट्रेड कर रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत गिरावट तो ये हो सकती है। 16,000, 15,000 ये सारे लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा जोन रहेगा जहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। गो फैशन स्टॉक में क्या करना चाहिए? तो गो फैशन में मेरे हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। 1300 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है। अच्छी रैली देखने को मिली है। यहाँ पर अगर कॉन्सोलिडेट करके ऊपर जाता है तो ये रैली आपको कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। 1500 1600 की तरफ आपको ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो 1300 के ऊपर हम खरीदारी प्लान कर सकते हैं। पेज इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए? तो एक अच्छी कंपनी है। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद आपको ब्रेकआउट देखने को मिला और ये ब्रेकआउट का कोई खास कंटिन्यूएशन नज़र नहीं आता है। यहाँ पर ये कंसोलिडेट करके नीचे आने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। लास्ट वीक की कैंडल भी आपको वीक देखने को मिली है। तो अगर ये लेवल टूट जाता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 48,500 का लेवल है, ये लेवल अगर टूट जाता है तो 45,000 तक की गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छा लेवल हो सकता है जहाँ पर आप चाहें तो खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। पीआई इंडस्ट्री में और एफले में बाइंग लेवल्स क्या होंगे लॉन्ग टर्म के लिए? पीआई इंडस्ट्री में आप देख पाएंगे हायर लेवल से आपको फिलहाल थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और गिरावट की सिचुएशन बनती हुई नजर आती है। नीचे के लेवल पे जहां से ब्रेकआउट हुआ वो 3,000 का लेवल है, तो 3,000 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए 3,000, 2,900 ये एक अच्छा जोन है जहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। एफले के बारे में बात करें तो एफले में आप देख पाएंगे 1100 से एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने को मिला। स्टॉक 1350 तक जाता हुआ नजर आया। पहली बार इस रेजिस्टेंस को ये टेस्ट कर रहा है। पहली बार नहीं, एक्चुअली दूसरी बार ये टेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये गिरावट हुई थी। ये पहली बार टेस्ट किया, अब ये दूसरी बार टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये 1200 से 1350 का जोन थोड़ा सा कंफ्यूजन का जोन रहेगा। यहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। डायरेक्टली ब्रेकआउट हो सकता है या फिर ये रीटेस्ट करने को 1100 तक आ सकता है। फिलहाल मेरे हिसाब से वेट कीजिए 1100 के लेवल पे, 1150 के लेवल पे या तो आप खरीदारी कीजिए, या फिर 1350 के ऊपर जाता है तो खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। एस्ट्रल में 45% प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब अगर दोबारा इसका बाइंग लेवल क्या होना चाहिए? एफले बाय नहीं कर पाया तो अब इसका बाइंग लेवल क्या होना चाहिए वो हमने डिस्कस कर लिया। बजाज फिनसर्व पे भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आप कह रहे हैं कि भाई 11,000 पे गैप पेंडिंग है, तो क्या ये गैप आपको फिल होता हुआ नजर आ सकता है? 11,000 तो मेरे हिसाब से बहुत दूर है। देखिए, गैप फिलिंग की जो थियरी है स्टॉक में, ज़्यादा आपको यहाँ पर इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसमें भी अगर बहुत छोटे छोटे गैप होते हैं, मान लीजिए 10-20% का गैप है, उसके तो हाई चांसेस हैं कि वो गैप फिल हो सकता है। और लेकिन यहाँ पर बजाज फिनसर्व में कोई इतना बड़ा गैप भी नहीं हुआ है, तो मेरे हिसाब से आप 15,000 के आसपास खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। एस्ट्रल के बारे में बात करें तो एस्ट्रल में आप देख पाएंगे जिस प्रकार से मैंने आपको बजाज फिनसर्व में बताया, कंटिन्यू तेजी आपको देखने को मिली है और इस प्रकार के ब्रेकआउट जनरली सस्टेनेबल नहीं होते हैं। प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एस्ट्रल में कुछ 7-8 साल पहले भी इस प्रकार का कुछ हुआ था कि स्टॉक नीचे आया, फिर नीचे के लेवल से कंटिन्यू भाग गया था, तो वो सस्टेन हो गया था और फिर इस प्रकार से ट्रेड किया और कंटिन्यू ऊपर जाता हुआ नजर आया। लेकिन जनरली चांसेस ये होते हैं कि इस प्रकार के ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होते हैं। अच्छे ब्रेकआउट वो होते हैं जहां पर रेजिस्टेंस के आसपास कॉन्सोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट होता है। तो यहां पर मेरे हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपको ये स्टॉक 2250-2300 के लेवल पे मिल सकता है, क्योंकि एक अच्छी रैली देखने को मिली है। तो इस लेवल के आसपास हम खरीदारी कर सकते हैं। मार्केट ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हैं, लेकिन अभी भी स्टॉक हैं जो कि 20-30-40% तक डाउन ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि जनरली यहाँ पर स्टॉक मार्केट में आपको सेक्टरल रोटेशन होता हुआ नजर आता है। निफ्टी की बात करेंगे, ऑलमोस्ट 18,000 तक वो पहुंच ही चुका है, लेकिन निफ्टी के कई स्टॉक ऐसे हैं जो कि अभी अच्छे खासे नीचे डिस्काउंट पे ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जो स्टॉक हमेशा चलता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर आपको सेक्टरल रोटेशन होता हुआ नजर आता है। निफ्टी को पहले जो खींच रहा था वो आईटी सेक्टर था, लेकिन अभी जो नीचे खींच रहा है वो आईटी सेक्टर हो गया है। पहले उसको ऊपर धक्का देने में बहुत मदद की आईटी सेक्टर ने। लास्ट में देखिए निफ्टी ने अक्टूबर में टॉप बना दिया था, अक्टूबर 2021 में। अभी तक वो टॉप नहीं आया है, लेकिन अक्टूबर 2021 में आईटी सेक्टर ने जो टॉप बनाया था उसको उसने तोड़ दिया और उसके ऊपर भी एक बार वो चला गया था, जबकि निफ्टी नीचे ट्रेड कर रहा था। तो इस प्रकार से ये मार्केट में सब साइकिल घूमती रहती हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
HCL टेक में क्या करना चाहिए, इंडिया मार्ट में क्या करना चाहिए। तो HCL टेक में शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो ये 940 के ऊपर गया है, एक अच्छी यहाँ पर सिचुएशन नज़र आती है, 980,000 तक ये पहुँच सकता है। इंडिया मार्ट के बारे में बात करें तो इंडिया मार्ट में ये 4,600 के ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। ये स्टॉक हमें 5,000 तक 5,500 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। ये जो हाइज लगाए थे यहाँ तक ये स्टॉक पहुँचने की कोशिश कर सकता है। हैप्पीएस्ट माइंड पे और यहाँ पर जैक्सन फार्मा में क्या करना चाहिए। हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में बात करें तो 1,000 रुपये के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन सेंटीमेंट खराब हो गया, गिरावट देखने को मिली। वापस ये स्टॉक आपको स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है, तो ये रीटेस्ट पे खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। स्टॉक हमें वापस ये कंटिन्यूएशन में ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। जैक्सन फार्मा के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर 350 के आसपास एक सपोर्ट है और 400 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। ये 400 का लेवल टूटता है तो आपको ये रैली कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। 450 500 की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। TCS का 30 to 40 का कॉल आपने यहाँ पर होल्ड किया है, इस पे क्या हो सकता है। और स्मॉल कैप्स में अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कि टेक्स मोबाइल्स, द्वारकेश हो गया, दावत हो गया। देखिए यहाँ पर इनको मैंने स्टडी नहीं किया तो मैं आपको ये बता नहीं सकता कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी किस प्रकार की है। TCS के बारे में बात करते हैं। TCS में आप देख पाएंगे 30 to 100 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। ये जो 30 to 20 के आसपास का लेवल है, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर गिरावट हुई, फिर से गिरावट देखने को मिली, तो यहाँ से भी आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर जा सकता है। यहाँ पर मेरा मानना है कि आपको अभी के लिए तो एग्जिट कर देना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कल अगर डायरेक्ट गैप अप हो जाता है तो अच्छी बात है, तो आपके फेवर में ये कंटिन्यू जा सकता है 3300 की तरफ। लेकिन अगर ये करंट मार्केट प्राइस के आसपास ओपन होता है और आज का जो हाई बना था उसको नहीं तोड़ पाता है तो थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। अगर गिरावट नहीं भी होती है तो भी प्रीमियम डीके हो सकता है, जो कि ऑफकोर्स आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आप एक शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिट कर सकते हैं। वापस अगर ये हाई टूटता है तो आप यहाँ पर एंटर हो सकते हैं। ट्यूब इंडिया में क्या करना चाहिए, फंडामेंटल्स कैसे हैं, 1700 से इन्वेस्ट किया है, अब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। कंपनी तो अच्छी नज़र आती है और यहाँ पर तेज़ी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, वॉल्यूम सपोर्टेड तेज़ी भी चल रही है। अब देख पाएंगे 2000 से ब्रेकआउट हुआ, फिर रीटेस्ट हुआ, फिर यहाँ पर कॉन्सोलिडेट किया, फिर आपको 2400 के लेवल से ब्रेकआउट देखने को मिला। मेरे हिसाब से आप कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी है तो आप पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी नहीं खरीदी है तो होल्ड करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, और नीचे के लेवल्स पे 2400 पे खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। देखिए इमीडिएटली अगर 2400 का लेवल आता है, इमीडिएट मतलब अगले ही हफ्ते में 2400 आ गया, तो मतलब ये स्टॉक वीक हो गया है, तो आपको खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन अगर स्लोली देखिए ये तेज़ी आई, एक हफ्ते में, 3 हफ्ते में गिरावट हुई, ऐसा कुछ होता है तो आप 2400 पे क्वांटिटी ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। अफोर्डेबल होम फाइनेंस कंपनीज का जो वैल्यूएशन है, क्या वो बहुत ज़्यादा चल रहा है? क्या आवास फाइनेंस में, होम फर्स्ट में हम खरीदारी कर सकते हैं? जैसा कि आपने बताया वैल्यूएशन हाई चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी रहती है, इसलिए चाहे तो आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन वैल्यूएशन आए इसलिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तो हम नहीं जा सकते। आवास फाइनेंस मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है, यहाँ पर आप चाहे थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। पॉलीप्लेक्स पे मेरा क्या व्यू है, क्या ये साइक्लिकल इंडस्ट्री है या फिर एक स्ट्रक्चरल है? देखिए थोड़ा बहुत साइक्लिकल नेचर तो आ जाता है। अभी पैकेजिंग में जितना ज़्यादा माल बिकेगा, इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्म करेगी तो ये इंडस्ट्री भी अच्छा परफॉर्म करेगी। थोड़ा बहुत साइक्लिकल नेचर आ जाता है, लेकिन ओवरऑल कोई बहुत बड़ा साइक्लिकल नेचर है ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि छोटी बड़ी हर एक चीज़ में आपको पैकेजिंग की ज़रूरत होती है। और ये जो साइक्लिकल नेचर होता है, ये जनरली आप देखेंगे तो जो बड़ी चीज़ें होती है, बड़ा कंजम्पशन होता है, उसमें आपको देखने को मिलता है। गाड़ी हम रोज़ नहीं खरीदते हैं, गाड़ी कभी कभार खरीदी जाती है, और अगर पैसे रहेंगे, इकोनॉमी की हालत अच्छी रहेगी तो हम खरीदारी प्रेफर करते हैं। मंदी का माहौल है तो हम सोचेंगे अभी नहीं, थोड़े दिन बाद, एक आध महीने बाद, एक आध साल बाद हम खरीद लेंगे, इस प्रकार से। लेकिन ये पैकेजिंग में छोटी मोटी चीज़ों की भी पैकेजिंग होती रहती है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा साइक्लिकल है ऐसा नहीं है। तो ये करंट मार्केट प्राइस आप देख पाएंगे सपोर्ट के आसपास है, 1950 से 2100 का एक जोन है जहाँ पर ये सपोर्ट लेकर हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप सपोर्ट पे नहीं खरीदना चाहते हैं, ये टेक्निकल ब्रेकआउट या रेजिस्टेंस पे आप ये ब्रेकआउट होता है तो आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं।
ब्लैक रोज इंडस्ट्री बीएसई का स्टॉक है, मैंने पोर्टफोलियो में खरीदा था सोचकर कि 3 से 4 साल के लिए मैं होल्ड करूंगा। 180 पे खरीदा, ऑल टाइम हाई 240 के आसपास है, अब ये 200 पे रेजिस्टेंस ले रहा है, 180 पे सपोर्ट ले रहा है। तो क्या करना चाहिए यहाँ पर, क्या इसमें स्विंग कर देना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए, क्या बेटर रहेगा? देखिए बेटर में क्या है, स्विंग ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टमेंट करो, ये तो एज ए इंडिविजुअल आप पे डिपेंड करता है। आपने अगर खरीदा इन्वेस्टमेंट की तरह है तो आप उसे स्विंग मत कीजिए। आपने एंट्री अगर इन्वेस्टमेंट पे ली है तो उसे इन्वेस्टमेंट रहने दीजिए, अगर आपने एंट्री स्विंग पे लिए तो उसे स्विंग की तरह ही एग्जिट भी करना ज़रूरी हो जाता है। तो इस स्टॉक में फिलहाल क्या करना चाहिए और क्या ये स्टॉक केपेबल है ब्रेकआउट के लिए और नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है? तो जिस प्रकार से यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है, मेरे हिसाब से आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन चल रही है। यहाँ पर ये लेवल अगर टूटता है तो एक अच्छा मोमेंटम आपको 250 तक ईजिली मिल सकता है और स्टॉक कंटिन्यूएशन में और भी ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। ये जो कंसोलिडेशन था ये भी अच्छा खासा लंबा कंसोलिडेशन था, ये पूरा यहाँ पर दिखाया नहीं है, ये भी कुछ इतना ये कंसोलिडेशन है 6-8 महीने का, उतना वो भी कंसोलिडेशन था। ये एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जनरली होता है स्मॉल कैप्स में। और ब्लैक रोज इंडस्ट्री में आप चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा, पहले भी यहाँ पर इस प्रकार के कंसोलिडेशन हुए हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर ये 170 के नीचे चला जाता है, इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, तब तक के लिए होल्ड करने के बारे में सोच सकते हैं। मिड टर्म के लिए आईआरसीटीसी में बाइंग लेवल क्या होने चाहिए और क्या कैपिटल इंटेंसिव हॉस्पिटल स्टॉक जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल में क्या 5-6 साल के लिए खरीदारी करनी चाहिए? वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, जैसे आपने भी बताया कि यहाँ पर वैल्यूएशन इतना ज़्यादा हाई चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट करने में डर लगता है ये प्राइस पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हमें मेन तो 2 ही चीज़ देखनी होती है, एक है फंडामेंटल और दूसरा है वैल्यूएशन। अगर आप इन्वेस्टर हैं, टेक्निकल मान लेते हैं, नहीं भी देखते हैं, एक बार वो चलेगा, लेकिन आप फंडामेंटल को या वैल्यूएशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं मतलब आप वैल्यूएशन में बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा सूटेबल नज़र नहीं आता है। आईआरसीटीसी के बारे में बात करें तो 725 का लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर ये 725 के ऊपर जाता है तो स्टॉक में रैली कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। स्टॉक 850 फिर 900 के लेवल की तरफ हमें बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। एक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, अगर ये हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस है वो भी टूट जाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ब्रेकआउट पे ही मेरे हिसाब से खरीदना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस पे खरीदने का तो मतलब नज़र नहीं आता है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर हमें एग्जिट करना चाहिए और क्या एचडीएफसी एएमसी और प्रिंस पाइप को कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए? एचडीएफसी एएमसी में यहाँ पर हमने शेयर किया था कि 2000 के नीचे निकल चुका है, कुछ टाइम हो चुका है, वीकली क्लोज हुआ था, तो मैं तो पर्सनली एग्जिट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने अभी तक तो एंटर नहीं किया है, भले ही तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन जब तक प्रॉपर इंडिकेशंस नहीं आते हैं तब तक के लिए एंटर नहीं करूँगा। तो अगर ये देखिए 1950 के नीचे वापस निकल जाता है, मेरे हिसाब से एग्जिट है। प्रिंस पाइप के बारे में बात करें, ये इतना वीक नहीं है, लेकिन जब तक ये 650 के ऊपर नहीं जाएगा आपको कोई स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी, टाइम करेक्शन चल सकता है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी सिचुएशन अच्छी नज़र आती है, ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, रेजिस्टेंस भी आपको टूटता हुआ नज़र आता है। आप एक काम कर सकते हैं, 19 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेकर, मैं मानता हूँ बड़ा स्टॉप लॉस है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन जिस प्रकार से अभी फ़िलहाल ये रिकवर कर रहा है तो यहाँ पर अभी आपने ऑलरेडी इतना होल्ड किया ही है, अब थोड़ा और रिस्क ले लीजिए। 5 रुपये का ये रिस्क है, 19 रुपीज़ आप स्टॉप लॉस की तरह रख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर तेज़ी आती है 35-40 को, ये आपको कुछ महीनों में अप्रोच करता हुआ नज़र आ सकता है। ओ बड़ा क्वेश्चन है, LIC 52 वीक लो पे है, क्या ये ब्रेक डाउन करेगा? 50% का ट्रेड वैल्यूम डिमैट में जा रहा है, तो क्या एवरेज करना चाहिए? मेरे हिसाब से एवरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में बहुत वीकनेस दिखाई पड़ती है। आप ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2-3 साल में स्प्लिट देखने को मिलेगा जैसा आईआरसीटीसी में हुआ, तो क्या हम अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए आईआरसीटीसी का माहौल अलग था, LIC का माहौल अलग है। आईआरसीटीसी छोटी कंपनी है, LIC काफ़ी बड़ी कंपनी है। आपको जैसे ही लिस्टिंग होती है तभी आपको मालूम पड़ जाता है कि किस प्रकार का माहौल मार्केट में चल रहा है और मार्केट का उस स्टॉक के लिए कैसा माहौल चल रहा है। तो ये फिलहाल तो आईआरसीटीसी में अलग ही पूरा यूफोरिया चल रहा था, LIC में वो नहीं था। आईआरसीटीसी में सब अप्लाई करने के बारे में सोच रहे थे और अप्लाई करने को सजेस्ट कर रहे थे, LIC में पूरा उल्टा गेम चल रहा था। तो आपने सेम आईआरसीटीसी में किया था, लेकिन गवर्नमेंट फॉल रनअप की वजह से ये एक्सपेक्टेड नहीं था, तो यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया था। तो क्या आईआरसीटीसी को होल्ड करना चाहिए?
तो IRCTC में जब से वो कन्वीनियंस फ़ी वाला हुआ था, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं IRCTC या किसी भी PSU कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं डालूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ PSU को, प्राइवेट कंपनीज़ को प्रेफर करता हूँ। तो आपकी ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं IPO गेन और बिफोर स्प्लिट का जो रनअप है उसमें आप फेल हो चुके हैं, तो आप नई स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पर बनाने चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, आप डिविडेंड को भी अगर आप यहाँ पर कंसीडर करते हैं तो किस प्रकार से काम करना चाहिए। देखिए, जब भी किसी भी शेयर में अगर आप काम करते हैं, डिविडेंड को लेकर आपको यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनानी चाहिए। डिविडेंड एक साइड इनकम की तरह आता है, ठीक है, नहीं आता है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीमार्ट में देखिए आपको डिविडेंड नहीं मिलता है, लेकिन डीमार्ट ने बहुत बड़ा पैसा बना कर दिया है। इसीलिए डिविडेंड को ध्यान में रखते अगर आप काम करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टॉक्स में जनरली PSU स्टॉक्स में ही आप खरीदारी करते रह जाएंगे, और यहाँ पर भी बहुत बड़ा डिविडेंड हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार का डिविडेंड आपको NHPC, SJVN ये सारे स्टॉक्स में मिलता है, बड़ा बड़ा 5-5% का डिविडेंड यील्ड आपको मिल जाता है, उतना ज़्यादा यहाँ पर मेरे हिसाब से तो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। IRCTC में तो उतना नजर नहीं आता है मेरे हिसाब से। आपको यहाँ पर IRCTC में तो देखिए टेक्निकल स्ट्रेंथ चल रही है, फंडामेंटल अच्छे हैं, वैल्यूएशन भी अभी थोड़े बहुत आपको सुधरते हुए नजर आए हैं क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, लॉकडाउन भी खत्म हो चुका है, ट्रैवल वापस बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ये PSU है भाई, एट लास्ट कुछ भी एक नोटिस की वजह से स्टॉक आपको इतना क्रैश होता हुआ नजर आया, थोड़ा संभल कर काम करना है। और LIC के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से तो सेल ऑन राइज वाला स्टॉक है, क्योंकि LIC का जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। LIC पब्लिक कंपनी है, दूसरी प्राइवेट कंपनीज मार्केट में आ चुकी है। जब से प्राइवेट कंपनीज मार्केट में आई है, LIC की जो मोनोपोली थी वो टूट गई और कंटिन्यूसली मार्केट शेयर कम हो रहा है। बहुत ही सीधी सरल बात है कि अगर एक मार्केट में एक ही कोई कंपनी काम कर रही है और वो मार्केट ओपन हो जाती है, तो जो नई कंपनीज आएंगी वो जितना भी मार्केट शेयर कमाएगी वो मोनोपोली से ही कम होने वाला है, उसका ही धंधा कम होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर मार्केट शेयर LIC का बढ़ेगा, उस पर तो हम पैसा लगा ही नहीं सकते हैं, वो आपको जनरली कम होता हुआ ही नजर आएगा। नई कंपनीज जो हैं, जो प्राइवेट कंपनीज, एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, वो अग्रेसिवली काम करेंगी, वो अपना मार्केट शेयर बढ़ाती जाएंगी। LIC का हिस्सा आपको कम होता हुआ नजर आएगा। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, सेल ऑन राइज करने के बारे में ही आपको सोचना चाहिए। सर, लास्ट जो 3 ट्रेड दिए थे वो कौन सी स्ट्रैटेजी पे थे, काइंडली एक्सप्लेन। तो देखिए, हम जो मंथली बेसिस पे एक वीडियो बनाते हैं कि स्विंग ट्रेड हमने जो कंप्लीट किए हैं वो सब हम डिस्कस करते हैं, तो उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने जो स्विंग ट्रेड लिए कौन से बेसिस पे लिए थे, हमारा क्या थॉट प्रोसेस था। भाई FNO में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है, ये रिकवर कैसे होगा ये बताइए, या फिर FNO बंद कर देना चाहिए। देखिए, अभी के लिए FNO आप बंद कर दीजिए, काफ़ी लॉस हुआ है, एक बार FNO बंद कर दीजिए, आपको एक्चुअली नया लॉस तो नहीं होगा, ये आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, एक बार आप माइंड आपका सेटल हो जाएगा, उसके बाद वापस आप चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं। अब मैं नहीं जानता आपने कैसे लॉस किया है, फ्यूचर्स में लॉस किया है, ऑप्शंस बाइंग में लॉस किया, ऑप्शन सेलिंग में लॉस किया है, इंट्राडे में, पोजिशनल में लॉस किया है, आपको अभी ये ढूंढना पड़ेगा कि आपने क्या गलती की है, क्यों लॉस हुआ है। पोजीशन साइजिंग कुछ ज़्यादा हो गई थी, जहां पर मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं 1000 रुपये का, 2000 रुपये का लॉस, और मैं 5-5, 6-6 हज़ार का रिस्क ले रहा था। अगर ये है तो पोजीशन साइजिंग आप कम कर सकते हैं। अगर आपने देखा कि भाई मेरी एक्यूरेसी काफ़ी कम हो गई है, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका अच्छा नहीं रहेगा, एडजस्टमेंट आपके अच्छे नहीं रहेंगे, तो आपको ये खुद देखना पड़ेगा कि रीज़न क्या है, क्यों मुझे लॉस हो रहा था। वो रीज़न अगर आप एक बार ढूंढ लेंगे तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं, उसे आप ठीक करके वापस एंटर होने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आप वापस एंटर होते हैं FNO में तो कम क्वांटिटी में एंटर हो जाइए, क्योंकि भाई एक बार लॉस हो गया है, अभी के लिए उसको रिकवर करने के बारे में भूल जाइए, वो पैसा गया, अभी जो पैसा है उस पर ही नया पैसा बनाने का है, रिकवर करने की बात ही आपको भूल जानी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।